हेलो नमस्कार, वेलकम टू सनराइज। मैं हूं अमनदीप डिडवाल और आज मैं आपसे बात करूंगा फ्रिक्शन के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है फ्रिक्शन। तो बच्चों, अपनी लाइफ में देखा होगा कि जैसे मान लो कि मैं एक बॉल लेता हूं, एक गेंद लेता हूं और अगर उसको मैं एक फर्श पे फेंक देता हूं तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। और वैसे अगर मैं कोई खिलौना गाड़ी लेता हूं और अगर उसको भी मैं चला के फर्श पे छोड़ देता हूँ तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। आप भी अपनी लाइफ में देखते होंगे कि जो भी चीज़ है अगर उसको हम फेंकें, चाहे आप पत्थर ही फेंकें, तो वो भी थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। तो देखो ऐसा क्या हो गया कि कोई भी चीज़ है, चाहे आपकी जो खेलने वाली गेंद है, चाहे वो कोई पत्थर है जो आपने फेंका है, जहाँ कोई आपकी खिलौना गाड़ी है, वो रुक क्यों गई थोड़ी देर बाद। तो देखो फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन एक तरह की फोर्स होती है, एक तरह का फ्रिक्शन बल होता है जो क्या करता है, जब भी कोई चीज़ मोशन करती है तो वो उसको रोकता है। तो बोलने का सिंपल सा ये है कि अगर मान लो कि मेरे पास एक टेबल है, ये मान लो कि मेरे पास एक टेबल है और मैं इस टेबल पे एक बुक रख देता हूँ, या मान लो कि मैं इस टेबल पे एक बॉक्स रख देता हूँ। तो ये इस बॉक्स को फिर मैं क्या करता हूँ कि इस बॉक्स को मैं एक फोर्स लगाता हूँ इस तरफ को। तो ये जो फोर्स है ये मेरे द्वारा लगाई गई फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। तो अगर मैं इस बॉक्स को इस तरफ धक्का दूंगा तो मान लो कि अगर मैं इसको धक्का दे के छोड़ देता हूँ तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आपको पता है कि ये इस टेबल पे ये बॉक्स रुक जाएगा। तो देखो इस बॉक्स को किसने रोका, इस बॉक्स को रोका एक फोर्स, इसके अपोजिट लगी, मेरी अप्लाइड फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लगी और उसी फोर्स का नाम है फ्रिक्शन। अब बच्चे बोलेंगे कि इस तरफ अगर मैंने फोर्स लगाई तो ये फ्रिक्शन ने इसको रोक दिया, लेकिन क्या अगर मैं बॉक्स को इससे अपोजिट अगर धक्का दूं, जैसे मान लो कि अब मैंने इस बॉक्स को क्या किया, इस बॉक्स को मैंने अब इस तरफ से फोर्स लगाई, अब मैं इसको इस तरफ को धक्का दे रहा हूं, तो देखो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी दोबारा से इसकी जो गति होगी उसको रोक देगी और इसके अपोजिट लगेगी। तो बच्चों बोलने का ये है कि जो भी कोई चीज़ गति करती है या मोशन करती है तो वो थोड़े समय बाद खुद न खुद ही रुक जाती है और उसको रोकती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि देखो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये है कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तभी लगती है जब दो सरफेसेस अगर कॉन्टैक्ट में होते हैं। जैसे मान लो कि ये मेरे देखो हाथ है, तो जैसे ये अगर मेरे हाथ अगर कॉन्टैक्ट में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी। देखो आपको पता होगा कि जो हमारी धरती है वो सन के अराउंड घूमती है, सन भी धरती के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और धरती इसी वजह से सन के अराउंड घूमती है। लेकिन देखो वो एक दूसरे से जुड़े थोड़ी हुए हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि धरती और जो आपका सन है उनका सरफेस एक दूसरे के साथ टच में है, ऐसा तो नहीं है ना। तो देखो लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के केस में क्या होता है कि जो भी चीज़ें एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होती हैं, जिनके सरफेस एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तभी लगती है। तो देखो सिंपल सी अगर मैं बोलूँ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, तो देखो फ्रिक्शन क्या होता है, अगर मैं इसकी अगर एक छोटी सी परिभाषा देने की कोशिश करूँ तो देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन always opposes the relative motion between two objects। तो देखो रिलेटिव मोशन का बच्चों ये होता है कि देखो जब मैं इस बॉक्स को इस तरफ धक्का दे रहा था तो बॉक्स इस तरफ जा रहा था और तो मेज को लग रहा था कि बॉक्स इस तरफ जा रहा है, लेकिन बॉक्स को लग रहा था कि मेज इस तरफ जा रहा है। तो देखो रिलेटिव मोशन का यही होता है कि जैसे कि ऐसा समझ सकते हो आप कि बॉक्स के
कंपेयर में मतलब मेज इस तरफ जा रहा है और मेज को लग रहा है कि बॉक्स इस तरफ जा रहा है, इसको रिलेटिव मोशन बोलते हैं। वैसे आप इसके बारे में अपनी अगली क्लासेस में पढ़ोगे। तो देखो जो हम सिंपल भाषा एक फ्रिक्शन की दे सकते हैं वो क्या हो सकती है फिर। तो देखो जो आप सिंपल भाषा जो फ्रिक्शन की दे सकते हैं हम, वो क्या है। फ्रिक्शन is a force which always opposes the applied force। तो देखो यही हो रहा था कि जब मैं मतलब इस तरफ से अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहा था इस बॉक्स को, तो जो मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इस तरफ से लग रही थी, और जब मैंने अप्लाइड फोर्स, जब मैं इस बॉक्स को इस तरफ को धक्का देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो मेरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इस तरफ को लग रही है। तो देखो बोलने का मतलब यही है कि जब भी मतलब दो चीज़ों के बीच में गति होती है, जब भी कोई चीज़ चल रही होती है, मोशन में होती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा उस पर लगती है और हमेशा क्या करती है, उसके मोशन को रोक देती है, जहाँ उसकी गति को रोक देती है। तो यही है मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और मैंने बात की कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि ये तभी लगती है जब दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों फिर बात आती है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जी आखिरकार लगती है क्यों है, इसका कारण क्या है। कोज ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो जो बच्चों ऐसा होता है कि जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं तो हमें लगता है कि जैसे आपको ये जो वाइट बोर्ड है ये बड़ा स्मूथ लग रहा होगा, लेकिन देखो होता क्या है कि ये जो आपको बड़े स्मूथ भी चीज़ें लगती हैं उनमें भी मतलब क्या होती है, छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ होती हैं। क्या होती है, कोज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कोज ऑफ फ्रिक्शन होता है इरेगुलरिटीज़ का होना। तो देखो बोलने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक सरफेस है कोई, जैसे मान लो कि ये टेबल का सरफेस था, ठीक है। तो देखो टेबल के सरफेस में भी मतलब इस तरह से छोटे छोटे पहाड़ जैसे होते हैं, और मान लो कि जो मान लो कि मैंने बॉक्स ऊपर रखा था, तो जो बॉक्स का भी सरफेस होता है उसके भी मतलब नीचे ऐसे मतलब छोटे छोटे पहाड़ जैसे, इनको इरेगुलरिटीज़ बोलते हैं। देखो दिखने में तो ऐसे लगता है कि बड़ा स्मूथ सा सरफेस है, लेकिन उसमें मतलब इस तरह के इरेगुलरिटीज़ होती हैं। तो देखो होता क्या है कि जब मान लो कि ये टेबल है ना और ये बॉक्स है, तो जब मैं बॉक्स को मतलब टेबल के ऊपर से सरकाने की कोशिश करूँगा तो ये जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं ये मतलब एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाती हैं, और इसी वजह से मतलब जो बॉक्स है वो रुक जाता है। तो देखो जो कोज होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वो क्या होती हैं, जो इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट होती है सरफेसिस के ऊपर वही इसका कारण होती हैं। देखो अगर कोई बड़ा ज़्यादा स्मूथ सरफेस भी है लेकिन उसके ऊपर भी इस तरह की इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। बस इतना फ़र्क हो सकता है कि जो बड़ा स्मूथ सरफेस है उसमें जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो थोड़ी कम हो सकती हैं, अगर कोई रफ सरफेस है तो उसमें जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो बड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। फिर बात आती है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये डिपेंड किस पे करती है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो देखो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो देखो ये डिपेंड करेगी कि नेचर ऑफ सरफेस कैसा है। तो देखो नेचर ऑफ सरफेस का बोलने का मतलब ये है सिंपली सा, सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो देखो अगर आप ही हो, जैसे मान लो कि आप किसी ऐसी जैसे फर्श पे चल रहे हो जहाँ आप मार्बल पे चल रहे हो, तो आपने देखा होगा जहाँ आप मतलब सिंपली एक सड़क में चल रहे हो तो आपने देखा होगा कि जो मतलब सड़क का सरफेस होता है वो रफ होता है, और जो जैसे मार्बल वगैरह होती है जहाँ अगर मार्बल पे कभी पानी वगैरह गिरा हुआ है तो आप वहाँ पे गिर भी सकते हो। तो देखो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ये जो सरफेस है उनके नेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर कोई सरफेस बड़ा स्मूथ है तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो थोड़ी सी कम होगी, और अगर कोई
सरफेस मतलब वो बड़ा ज़्यादा रफ है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो भी बड़ी ज़्यादा होगी वहाँ पे। तो देखो जो सेकंड चीज़ है जिस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करती है वो है कि तो देखो सेकंड जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिस चीज़ पे डिपेंड करती है वो एक तरह से आप ऐसा समझ लो कि प्रेशर ही है। मान लो कि अगर मैंने अपने हाथों को बड़ा ऐसे कस के मतलब ऐसे कर दिया तो क्या मतलब मेरे हाथ आसानी से मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। वैसे देखो अगर आपने मतलब ये मान लो कि यही आपका टेबल था और आपने इसमें जो बॉक्स रखा था आपने क्या किया, बॉक्स को नीचे दबा दिया, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे को फोर्स लगा दी, मतलब प्रेस कर दिया इसको। तो अगर आप जोर से प्रेस करोगे तो देखो जिनकी मैंने बात की थी इरेगुलरिटीज़ होती हैं जो मतलब, तो ये इरेगुलरिटीज़ मतलब एक दूसरे में बड़े अच्छे से इंटरलॉक हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। तो देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, कि जो दो सरफेस एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है वो कितने स्मूथ है, जब वो कितने ज़्यादा रफ हैं। अगर वो स्मूथ होंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ी सी कम होगी, अगर वो रफ होंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। फिर बात आती है कि हम दोनों जो सरफेसेस हैं उनको हमने कितनी जोर से एक दूसरे के तरफ प्रेस किया हुआ है। तो अगर हमने मतलब जैसे मान लो कि यहीं पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसको नीचे को दबा रहा हूँ, तो जो टेबल और बॉक्स के बीच की जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप इस बॉक्स को टेबल के ऊपर मूव करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो इन दोनों सरफेसेस के बीच की जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो अच्छे से एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाएंगी और मतलब इसको बॉक्स को इस पे मूव करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो फ्रिक्शन हमारा जो है वो तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड भी आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जो फाइनली आता है उसका नाम है रोलिंग फ्रिक्शन। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का बोलने का मतलब ये है कि मान लो कि आपने अपनी लाइफ में ऐसा किया होगा कि कई बार आपने किसी बक्से वगैरह को या किसी बॉक्स वगैरह को धक्का दिया होगा जो पहले मतलब एक जगह पे खड़ा है। मान लो कि एक बॉक्स ही है मेरे पास, ये मान लो कि यहाँ पे रखा हुआ है बड़े टाइम से। तो देखो अगर मुझे इसको धक्का देना होगा तो मुझे बड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो मतलब ये बॉक्स रखा हुआ है इसमें और जो सरफेस की जो इरेगुलरिटीज़ है, जो फर्श की इरेगुलरिटीज़ हैं, उनको मतलब बड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया है मतलब आपस में इंटरलॉक होने के लिए। तो मुझे इसको धक्का देना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है और उसको मुझे धक्का देना हो तो उसको मुझे बड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँगा, ये मेरी अप्लाइड फोर्स होगी। मान लो कि मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, ये रुका हुआ है, ठीक है, ये अभी चला नहीं हुआ है। तो देखो इस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो सिंपल सी बात ये है, बोलने का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ रुकी होती है तो सरफेस जिस सरफेस पे वो होती है उसके और सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनको काफ़ी टाइम मिल गया होता है एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होने के लिए। तो ये मतलब क्या करती हैं, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमें मतलब इस पे पार पाने के लिए हमें बड़ी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो इस समय जो मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोक रही होती है बॉक्स को चलने से, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फिर देखो आपने देखा होगा कि जब मान लो कि आपने किसी बॉक्स को एक बार धक्का दे दिया, तो जब तक आप धक्का दे रहे हो तो उसको धक्का देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब एक बार वो चल पड़ता है, स्लाइड करने लगता है, तो उसको मतलब फिर चलाना आसान होता है। मतलब फिर मतलब आपको इतनी ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। तो देखो जब कोई बॉक्स चल पड़ता है किसी बॉडी पे से किसी सरफेस पे स्लाइड करने लगता है, उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आती है उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो जैसे मान लो कि अब ये बॉक्स क्या कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है। अब देखो ये फोर्स तो लगी रही है, हम भी अभी भी फोर्स लगा ही रहे हैं, लेकिन इस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी जो रोकना चाहती है इस बॉक्स को चलने से,
उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन आप सिंपली इसको बोल सकते हैं। तो देखो जहाँ पे तो बड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया था ना इन इरेगुलरिटीज़ को मतलब एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होने के लिए, लेकिन देखो अब मतलब जैसे ये स्लाइड कर रहा है तो अब इरेगुलरिटीज़ हैं जो सरफेस की और इस बॉक्स के बीच की, उनको इतना टाइम नहीं मिल रहा कि वो एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरलॉक हो सके। तो देखो इसी वजह से मतलब अब हमें थोड़ी सी कम फोर्स लगानी पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की। रोलिंग फ्रिक्शन, तो देखो आपने देखा होगा कि आजकल जो अटैची वगैरह आते हैं या मतलब जो भी बैग वगैरह आते हैं तो उनके नीचे ही कुछ टाइट्स वगैरह लगे होते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा भी होगा वो मतलब बड़ी आसानी से मतलब उन टाइट्स को मतलब उन अटैची वगैरह को या लगेज वगैरह जो भी होगा या जो भी सामान होगा उसको आसानी से खींच के ले जाएगा। या आप ही समझो इस बात को, जैसे मान लो कि ये बॉक्स था तो ये अभी रुका हुआ था यहाँ पे, तो इसको मतलब बड़ी ज़्यादा मुझे जोर लगाना पड़ा इसको चलाने के लिए। जब ये चल पड़ा, स्लाइड करने लगा, फिसलने लगा, तब मुझे थोड़ा सा कम जोर लगाना पड़ा। लेकिन आप ही सोचो कि अगर मैं इस बॉक्स के नीचे अगर टायर लगा दूं, अगर मैं इस बॉक्स के नीचे टायर लगा दूं तो क्या मुझे और आसानी नहीं हो जाएगी इसको मतलब चलाने के लिए। तो देखो जब कोई चीज़ मतलब किसी मतलब सरफेस पे रोल कर रही होती है, जब मतलब जिसमें टायर लगे होते हैं जैसे व्हील लगे होते हैं, तो उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम आती है उसको बोलते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन देखो ये अभी वैसे ही अप्लाइड फोर्स। तो देखो सबसे कम जोर किसकी कब लगाना पड़ रहा है, इसकी बार जब मतलब टायर लगे हुए हैं नीचे, और उससे कम ताकत कब लगानी पड़ रही है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की को पार पाने के लिए, और सबसे ज़्यादा ताकत कब लगानी पड़ी थी स्टैटिक फ्रिक्शन को पार पाने के लिए। तो देखो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो उससे थोड़ी कम होती है, और जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू सबसे कम होती है। हम टायर्स का या व्हील्स का यूज़ करके फ्रिक्शन को बड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो देखो इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने पहिए की खोज की थी, और इसी वजह से पहिए की खोज को बहुत बड़ी खोज माना जाता है, क्योंकि मतलब अब सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बड़ा आसान हो गया था। लेकिन अगर देखो अगर स्लाइड करके ले जाते तो कितना मुश्किल होता उनके लिए, है ना। फिर हम आगे बात करते हैं कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी ईवल, है ना। आगे हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी ईवल। तो देखो फ्रिक्शन को नेसेसरी ईवल क्यों बोलते हैं। देखो फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी है और फ्रिक्शन एक बुराई भी है। तो आपने देखा होगा कि जैसे आपके जूते होते हैं, ठीक है, तो आपके जो जूते वगैरह होते हैं तो वो थोड़े समय बाद आप देखोगे तो उनके जो मतलब नीचे का पार्ट होता है, तल्ला होता है, वो जूतों का घिस जाता है। और जैसे आपकी मान लो कि साइकिल वगैरह है या आपकी बाइक वगैरह है या बस वगैरह होती हैं या ट्रक वगैरह जो भी होते हैं, तो इनके टायर मतलब थोड़े समय बाद घिस जाते हैं। तो ये मतलब क्या है, मतलब इस वजह से हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन बुरा है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन बुरा है। और कुछ मशीन्स वगैरह होती हैं, उनके जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वो टूट जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, तो हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन मतलब बुरा है। लेकिन देखो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं इस वाइट बोर्ड पे लिख नहीं पाता, है ना, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं कैसे लिख पाता, और अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या मैं किसी सरफेस पे चल पाता, और अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या बसेस चल पाती। उनके व्हील एक ही जगह पे रोटेट करते रहते लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे आपने देखा होगा कि कभी बरसात वगैरह में अगर आप कहीं किसी गाँव में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर कोई कच्ची सड़क होगी तो वहाँ पर मतलब गाड़ियाँ कई बार फंस वगैरह जाती हैं, टायर उनके फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो गया होता है। तो देखो फ्रिक्शन ज़रूरी भी है लेकिन फ्रिक्शन के कुछ नुकसान भी हैं। तो देखो फ्रिक्शन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन की वजह से मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, फ्रिक्शन की वजह से ही मतलब जो मैंने जो हाथ में मार्कर पकड़ा हुआ है ये मैं इसी वजह से पकड़ पा रहा हूँ। अगर फ्रिक्शन ना होता तो मैं इसको नहीं पकड़ पाता। आप भी कॉपी पे नहीं लिख पाते अगर फ्रिक्शन ना होता तो। बसेस अगर कोई
बस रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहती ज़िंदगी भर, और अगर कोई बस चल रही है तो वो कभी रुकती ही ना अगर फ्रिक्शन ना होता। तो देखो इसी वजह से बोला जाता है कि फ्रिक्शन एक ज़रूरी बुराई है। ज़रूरी तो है ये, लेकिन ये बुरा भी है। फिर देखो हम आगे बात करते हैं कि फ्रिक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। तो देखो हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो देखो आपने देखा होगा कि जो आपके जूते वगैरह होते हैं तो उनके नीचे ऐसे बड़े डिज़ाइन से बने होते हैं। तो मतलब वो डिज़ाइन क्यों बने होते हैं, ताकि मतलब जो आपके जूते हैं वो मतलब आपके जो रोड है या जो भी सरफेस है उस पर मतलब अच्छा ग्रिप बना सकें और आप गिर वगैरह ना जाएं। तो देखो इस वजह से फ्रिक्शन को इंक्रीज़ किया जाता है, मतलब जूतों के नीचे डिज़ाइन वगैरह बना के। जहाँ आपने देखा होगा टायर्स वगैरह होते हैं तो उन पे भी मतलब डिज़ाइन वगैरह बनाए होते हैं। देखो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जो मतलब डिज़ाइन बनाए होते हैं इनको खांचेदार बोलते हैं ना। जो मतलब जूते वगैरह या टायर वगैरह होते हैं इनको खांचेदार बनाया जाता है, यानी कि फ्रिक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके। देखो फ्रिक्शन को आप ये सोचोगे, अगर मान लो कि आप कहीं पे जा रहे हो और आपके जूते बिल्कुल घिस चुके हैं, तो आप मान लो कि किसी कीचड़ वगैरह वाली जगह जा रहे हो तो आप गिर जाओगे। लेकिन आप मान लो कि आपके जूते का ग्रिप अच्छा है, मतलब जूते का जो नीचे का डिज़ाइन है वो खांचेदार है, तो आप मतलब गिरोगे नहीं, आपका अच्छे से ग्रिप बन जाएगा। तो देखो इस तरह से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर देखो बात आती है कि हम फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। तो देखो आपने कैरम बोर्ड वगैरह तो खेलना ही होगा, है ना। सभी बच्चे खेलते हैं कैरम बोर्ड वगैरह। तो देखो जो कैरम बोर्ड होता है उसमें आपने देखा होगा कि मतलब जो भी गिट्टियाँ वगैरह होती हैं तो आप क्या करते हो, कैरम बोर्ड पे पाउडर वगैरह डालते हो, ताकि मतलब जो आपकी मतलब जो भी है मतलब वो अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह चली जाए। मतलब जो भी आपकी गिट्टियाँ वगैरह होती है उसमें रानी वगैरह भी होती है, जो भी होता है राजा वगैरह, तो वो मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाए। तो आप क्या करते हो कि मतलब पाउडर वगैरह फेंकते हो कि फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो सके, ताकि मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके। देखो फिर जैसे आपकी साइकिल वगैरह होती है तो आपकी जो साइकिल वगैरह की चैन होती है तो उसमें भी आप ग्रीस वगैरह लगाते हो। तो देखो क्या करते हो, कैरम बोर्ड में आप क्या यूज़ करते हो, फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए पाउडर फेंकते हो आप, है ना। फिर देखो आप साइकिल वगैरह में क्या करते हो, साइकिल की जो चैन होती है उसमें क्या करते हो आप, उसमें आप ऑयल लगाते हो, जहाँ ग्रीस वगैरह लगाते हो, ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये ग्रीस वगैरह या ये पाउडर वगैरह काम कैसे करते हैं। इनको हम बोलते हैं लुब्रिकेंट्स, तो देखो ये काम कैसे करते हैं। तो देखो ये करते ऐसे हैं कि मान लो कि ये नीचे वाला सरफेस है, इसकी कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, और जो ऊपर वाला सरफेस है जो मतलब इस पे चल रहा है, तो देखो जो ग्रीस और जो ऑयल होते हैं ये इनके बीच में आ जाते हैं, जहाँ पे आ जाते हैं, और इनके बीच की जो इंटरलॉकिंग होती है उसको कम कर देते हैं। तो देखो जैसे इस वजह से मतलब ये फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। लेकिन देखो जो ऑयल और ग्रीस है ऐसा भी नहीं है कि ये फ्रिक्शन को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा कम कर देंगे। जैसे आपने मतलब अपनी साइकिल वगैरह की चैन को अगर ग्रीस वगैरह दी हो या ऑयल वगैरह दिया हो तो वो चैन बड़े अच्छे से मूव करती है। फिर हम आगे बात करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन। देखो जो फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शन लगाया जाता है उसको ड्रैग बोलते हैं, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्षण। तो देखो जो आपकी हवा वगैरह होती है, जो आपका जो पानी वगैरह होता है, ये भी मतलब जब कोई बॉडी इसमें हवा या पानी में भी मूव करती है तो वो उस पर भी मतलब एक अपोजिट फोर्स लगाती है, यानी कि वो भी मतलब उसके मोशन को अपोज करने की कोशिश करती है। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने पहले बात की थी कि जो फ्रिक्शन की फोर्स तब आती है जब दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में होते हैं, ठीक है।
लेकिन देखो आपने बचपन में जो कागज़ वगैरह के एरोप्लेन बनाए होंगे और आपने वो उड़ाए होंगे, लेकिन देखो वो भी तो रुक गए ना, वो तो आपने हवा में उड़ाए थे, वो भी तो रुक गए है ना। तो देखो वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट में आ रही है वो एयर आ रही है। तो एयर भी क्या करती है, मतलब एयर भी मतलब कि जब मतलब एयर से कोई बॉडी मूव करती है तो वो भी मतलब उस पर एक अपोजिट फोर्स लगाती है, उसको रोकने की कोशिश करती है। और जब वैसे ही जब मतलब पानी वगैरह में आपने पत्थर वगैरह फेंका होगा, जब आपने नाव वगैरह में आप बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि नाव के मतलब लगातार चप्पू वगैरह मारना पड़ता, नहीं तो नाव रुक जाती है। तो देखो पानी भी मतलब क्या करता है, जो भी चीज़ उसमें से मूव कर रही होती है उस पर मतलब एक अपोजिट फोर्स लगाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। तो देखो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाई जाती है एयर या मतलब पानी के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ड्रैग बोलते हैं, और हिंदी में इसको कर्षण बोलते हैं। यानी कि हवा और पानी भी मतलब एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं, उसको हम ड्रैग बोलते हैं या कर्षण बोलते हैं। फिर देखो हम आगे बात करते हैं। तो देखो आपने देखा होगा कि जो मतलब हवाई जहाज़ वगैरह होते हैं उनकी जो मतलब शेप वगैरह एक स्पेशल शेप उनको दी जाती है। जो आपने देखा होगा कि जैसे जो बड़ी तेज़ चलने वाले कारें होते हैं तो उनको एक स्पेशल तरह की शेप दी जाती है। जैसे मतलब इस तरह की कुछ शेप उनको दी जाती है ताकि मतलब कम से कम हवा मतलब इससे टकराए, और मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो ड्रैग है, मतलब हवा की वजह से जो फ्रिक्शन लगता है वो कम से कम लगे। और वहीं पे आपने जो वाटर में चलने वाली जो पनडुब्बी वगैरह होती है उनकी शेप भी इसी तरह से कुछ बनाई जाती है ताकि मतलब पानी जो आ रहा है मतलब वो आसानी से मतलब इनसे होके निकल जाए और इन पे ज़्यादा प्रभाव ना डाल सके। फिर देखो एक थोड़ा सा चीज़ रह गई है, बॉल बेयरिंग। मैं थोड़ा सा बॉल बेयरिंग के बारे में आपसे बात करता हूँ। तो देखो बॉल बेयरिंग क्या होता है। तो देखो मैंने आपसे पीछे बात की जैसे कि जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जो सबसे कम होता है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि ये है और ये है। तो देखो अगर मैं मान लो कि एक ऐसे समझ लो कि ये मेरा हाथ है नीचे वाला और इसके ऊपर एक और परत है, लेकिन मान लो कि अगर मैंने इसको ऐसे स्लाइड कराना हो तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो इससे क्या होगा कि इससे मतलब टूटने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे मतलब हम तो आप जैसे अपने हाथों को रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो देखो हम क्या करते हैं, हम बीच में क्या कर देते हैं, यहाँ पे फिक्स, यहाँ पे हम छोटे छोटे मतलब कंचे फिक्स कर देते हैं। ये लोहे के कंचे होते हैं, कंचे जैसे होते हैं मतलब लोहे के होते हैं। तो अब देखो ये मतलब अब इस पर मूव करेगा तो ये कंचे मतलब ऐसे मूव कर जाते हैं मतलब। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते और मतलब ये बड़ी आसानी से मूव करते हैं। तो देखो इसी को बॉल बेयरिंग बोलते हैं, और इसकी हेल्प से भी हम मतलब फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। देखो आप ऐसा समझो जैसे मान लो कि किसी फर्श वगैरह पे कंचे पड़े हों और आप उस पर चले जाओ तो आप गिर जाओगे ना, है ना। यानी कि वहाँ पे कंचों ने क्या किया, जो आपके मतलब जूते थे और जो फर्श था उसके बीच के जो ग्रिप था उसको कम कर दिया, यानी फ्रिक्शन को कम कर दिया और आप गिर गए। तो यहाँ पे देखो अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो ज़्यादा होगी और इससे हीट प्रोड्यूस होगी और इससे ये पार्ट टूट भी सकता है। लेकिन जब हमने देखो यहाँ पर कंचे डाल दिए छोटे छोटे से, तो मतलब इससे क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे और ये आसानी से बाहर वाला पार्ट ऐसे ऐसे मूव कर जाएगा अंदर वाले पार्ट के, लेकिन ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। तो इससे हमने क्या कर दिया, फ्रिक्शन को कम कर दिया। फ्रिक्शन कम हो गया तो हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगी और ये मतलब टूटे वगैरह का ये टूटेगा भी नहीं। तो देखो बच्चों यही था थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।